नमस्कार दोस्तों भारत में अक्सर आप वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर डिबेट सुनते रहते होंगे। क्या है कि अक्सर ये बोला जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है। मतलब अगर आप 9 से 6 नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, 6 बजे के बाद अगर आप घर जा रहे हैं, फिर आपको कोई लेना देना नहीं है अपने काम से, अपने ऑफिस से। आपका पूरा का पूरा जो आपका टाइम है, जीवन है, वो सिर्फ आपके लिए है। चाहे आप फैमिली मेंबर्स के साथ बिताएं, कुछ भी करें, यहाँ पर ऑफिस आपको तंग नहीं कर सकता। लेकिन भारत में अक्सर आप सुनते होंगे, कई बार आपने सुना होगा इन्फोसिस जैसे नारायण मूर्ति साहब, वो कई बार बोल देते हैं, कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, तो उसके बाद अगेन डिबेट छिड़ जाता है कि क्या यहाँ पर हम अपना पूरा जो जीवन है वो सिर्फ काम में ही बिता दें। हमारी भी तो फैमिली है, लाइफ है, हमें उसको भी तो एंजॉय करना। अगर हम वही एंजॉय ना कर पाएँ तो काम करके पैसे कमा के क्या मतलब बनेगा। तो अक्सर इस चीज़ को लेकर डिबेट होता रहता है। और देश में बड़ी जनसंख्या ऐसी है, उनका ये मानना है जो जॉब करती है कि 6 बजे के बाद अगर वो ऑफिस से घर भी जाते हैं तो भी उनका ऑफिस आवर चालू रहता है। उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है। मतलब एक प्रकार से लगातार वो काम में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी होता है। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए क्या हुआ है कि लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। आप देख सकते हो ये खबर, नो कॉल्स एंड ईमेल्स आफ्टर ऑफिस आवर्स, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा टू सेट वर्क प्लेस बाउंड्रीज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो पर्टिकुलर बिल है वो किसने इंट्रोड्यूस किया और क्या ये पास हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है, क्या ये बिल पास हो पाएगा लोकसभा के अंदर, एंड अगर पास हो जाता है तो क्या ये भारत जैसे देश के अंदर ये इंप्लीमेंट भी हो पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एम्प्लॉय को तो यही डर लगा रहता है कि कहीं उसकी नौकरी ना चला जाए, और वो ये कह देगा फोन पे अपने बॉस को कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पास हो गया है, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। तो आप जानते ही हैं क्या होगा हमारे देश में। खैर जो भी है, इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये पास हो जाता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका जो बैच है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इस बैच से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सुप्रिया सुले, आप सब जानते होंगे, जो महाराष्ट्र में पार्टी है एनसीपी, जो कि दो गुटों में बढ़ गई थी, एक तो शरद पवार और दूसरी तरफ अजीत पवार। तो शरद पवार पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुले जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर, अभी जो करंट सेशन चल रहा है, एज अ प्राइवेट मेंबर बिल। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, ये सरकार इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है। क्या होता है कि अगर सरकार की तरफ से कोई मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो वो आपका सरकारी बिल होता है और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो पास हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई भी दूसरा मेंबर ये बिल इंट्रोड्यूस करता है अपना, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो अभी बीजेपी पावर में है, तो बीजेपी का कोई भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर बिल इंट्रोड्यूस किया, वो मिनिस्टर नहीं है, तो भी वो प्राइवेट मेंबर बिल ही कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में है, मतलब यहां पर जो मिनिस्टर हैं, अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो ही आपका वो सरकारी बिल होता है। तो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है सुप्रिया सुले जी के द्वारा, उसका मेन पर्पस यही है कि जो भारत में एम्प्लॉयज हैं उनको लीगल राइट दिया जाए कि ऑफिस आवर्स के बाद वो किसी भी ऑफिस के कॉल्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, ईमेल्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन जो है ऑफिस आवर्स के बाद उसको कंप्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। मतलब ऑफिस आवर खत्म, अब आप जैसे चाहो वैसे जियो अपने जीवन को। तो बेसिकली इसका मेन एम यही है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो बर्नआउट हो जाता है उसको कम किया जाए, यहाँ पर जो मेंटल वेलबींग है लोगों का, देश के अंदर नागरिकों का, वो प्रमोट किया जाए। अच्छा, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, सबसे पहला क्या है, यहाँ पर बोला जाता है कि ऑलवेज ऑन वर्क कल्चर देश में बढ़ता जा रहा है, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक के बाद। अगर आप देखोगे, जो हाइब्रिड नेचर आया है वर्क का, कि आप घर से काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, रिमोट एरिया से काम कर रहे हो। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, डिजिटल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो जो आपका बॉस है वो आपके ऊपर लगातार बना रहता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेशली आईटी में, फाइनेंस में, कंसल्टिंग में, सर्विसेज सेक्टर में, तो यहाँ पर जो है
अक्सर कंप्लेन आती है कि ऑफिस आवर्स के बाद भी एम्प्लॉयज़ को कॉन्टैक्ट किया जाता है। प्रेशर डाला जाता है कि आप तुरंत रिस्पॉन्ड करो, आपने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? आप एक बार फ़ोन नहीं उठाओ, तो अगले दिन यहाँ पर आपको डाँट सुनने को मिलती है। यहाँ पर मेंटल एग्ज़ॉशन होता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, कहीं न कहीं इसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये बिल की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर लगातार एम्प्लॉयज़ के मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। आप वर्क कम्युनिकेशन यहाँ पर अगर कंटिन्यूअसली रहता है, इसकी वजह से स्लीप साइकिल बिगड़ाता है, फैमिली टाइम, मेंटल हेल्थ। फिर ये जो बिल है बेसिकली कई सारे इश्यूज को रेफर करता है, जैसे इन्फो ओबेसिटी मतलब हुआ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यहाँ पर डिजिटल फटीग जो हो रहा है लोगों का, इमोशनल एग्जॉशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम से एम्प्लॉयज गुजर रहे हैं, तो उसको सही करने के लिए। दूसरा, इंटरनेशनल बैकग्राउंड भी अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया भर में बहुत से ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी इस तरह की चीजें ला रखे हैं। जैसे कि फ्रांस ने 2017 में लीगल राइट टू डिस्कनेक्ट लेकर आए थे। इटली, स्पेन, पोर्चुगल, आयरलैंड, उन्होंने भी क्लियर कट बाउंड्री सेट कर रखी है कि वर्क के बाद, ऑफिस आवर्स के बाद आप कहाँ तक रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर ओवरऑल डिस्कशन चल रहा है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में यहाँ पर इस तरह की चीज़ें लाई जाएं। तो कहीं ना कहीं भारत भी एक प्रकार से ग्लोबल कॉन्वर्जेशन में जुड़ जा रहा है डिजिटल लेबर राइट्स को लेकर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रिया सुले जी ने ये जो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉयज़ राइट। मतलब यहाँ पर आपको, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयज़ को राइट है कि वर्क के बाद, ऑफिस आवर्स के बाद आप किसी भी कम्युनिकेशन को इग्नोर कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ यहाँ पर ना तो फ़ोन कॉल उठाएगा, ना तो व्हाट्सएप, ना तो एसएमएस का रिस्पॉन्ड करेगा, ना तो ईमेल का रिस्पॉन्ड करेगा। और जो इंटरनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं कंपनीज में, उसको भी वो रिजेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर पनिशमेंट भी एक प्रकार से अलाउड नहीं है। मतलब एम्प्लॉयर्स जो है वो ये नहीं कह सकते कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो हम आपको इतनी सैलरी कट करेंगे, हैरेस करेंगे, पेनलाइज करेंगे, प्रमोशन रोक देंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये इस बिल के अंदर बोला गया है। दूसरा, एम्प्लॉयर के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है। एम्प्लॉयर मतलब यहाँ पर जो नौकरी दे रहा है, तो कंपनीज मस्ट नेगोशिएट अ रिटन एग्रीमेंट। सभी एम्प्लॉयज़ के साथ आपको एक रिटन एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और ये बेसिकली उन सभी कंपनीज में लागू होगा जहां पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ये इस बिल के अंदर कहा गया है। तो यहाँ पर यह है कि आपके जितने एम्प्लॉयज़ हैं, यूनियंस हैं, उनके साथ आप एक रिटन एग्रीमेंट करिए कि आपका ऑफिस आवर्स कितना होगा, ऑफिस आवर्स के बाद क्या एम्प्लॉयर आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है कि फ़ोन कॉल उठाओ, ये हो, तो ये पहले से रिटर्न होना चाहिए। इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, कंपनीज को भी एक डिजिटल बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एक प्रकार से वर्किंग आवर्स के बाद सर्वर्स को म्यूट कर देना चाहिए। ईमेल डिलीवरी डिले सेटिंग कर देना चाहिए। मतलब अगर मान लो 6 बजे ऑफिस ख़त्म हो जाता है, तो 6 बजे के बाद कोई भी अगर ईमेल सेंड होता है या फिर एम्प्लॉय के पास आता है, तो वो डिलीवरी ना हो, वो अगले दिन 10 बजे डिलीवर हो। ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर यहाँ पर रोटेशनल ऑन कॉल ड्यूटी होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस कोई पर्सन चाहिए यहाँ पर कि फ़ोन कॉल उठाए, तो किसी आप दूसरे एम्प्लॉय को हायर करो। रोटेशन बेसिस पर चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ काउंसलिंग भी देना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहिए एम्प्लॉयर को। वर्कशॉप इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी का हेल्दी यूज़ हो। मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो है उसका एक्सेस मिलना चाहिए। ट्रेनिंग होना चाहिए ऑन वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। तो ये एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। फिर नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन फॉर आफ्टर आवर्स वर्क। मान लो अगर एम्प्लॉय एग्री कर जाता है कि हाँ, मैं ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करूंगा, चलो ठीक है, कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कंपनसेशन तो हो। आप 50,000 रुपये नौकरी पर दे रहे हो, आप उसे एकदम रगड़ कर, सुबह 6 बजे से बंदा उठ रहा है, फिर शाम को 6 बजे ऑफिस से निकल रहा है, उसके बावजूद भी रात 10 बजे तक आप लगे हुए हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कराना है कराओ, और एम्प्लॉय अगर रेडी है करा लो, लेकिन उसके लिए आप एक्स्ट्रा तो पे करो। तो जो नॉर्मल वेज रेट होता है उसके हिसाब से आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। एंड कंपनी मस्ट रिकॉर्ड ऑल आफ्टर आवर्स वर्क ऑफिशियली। कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय से बातचीत करिए तो उसको रिकॉर्ड में रखना होगा कि मैंने इतना टाइम उसका लिया। फिर नेक्स्ट है पेनल्टीज। मतलब अगर एम्प्लॉयर कोई भी गड़बड़ी करता है, अगर इन बातों को नहीं मानता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर 1% ऑफ टोटल एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, जितने भी उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं उनकी जो टोटल सैलरी है उसका 1% यहाँ पर पेनल्टी के तौर पर देना होगा। इन्वेस्टिगेशन एक न्यू अथॉरिटी करेगी, और ये न्यू अथॉरिटी का भी बोला गया बिल के अंदर कि एक एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटी बनानी चाहिए। सरकार
सरकार को, जिसके तहत बेसिकली जो नेशनल सर्वे है एक तो वो किया जाए कि देश में किन किन जगहों पर क्या हो रहा है, आफ्टर आवर्स वर्क हमारे भारत के एम्प्लॉयज़ कितना कर रहे हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का वॉयलेशन हो, और साथ ही साथ कंप्लायंस भी इंश्योर होना चाहिए, कंपनीज के ऊपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, पेनल्टीज इंपोज करना चाहिए अगर कोई भी कंपनी गड़बड़ी करती है। अच्छा, ये जो बिल है इतना मायने क्यों रखता है, व्हाई डज इट मैटर? सबसे पहला है ये वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो वर्क प्लेस कल्चर की हम बात करते हैं ना वो हेल्दी होना चाहिए, उसको ये एनकरेज करता है, स्ट्रेस को कम करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। दूसरा क्या है कि जो इंडियन वर्कफोर्स है कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में, स्पेशली जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे आईटी, बीपीओ, स्टार्टअप्स, बैंकिंग, कंसल्टिंग, जहाँ पर 24/7 अवेलेबिलिटी की डिमांड रहती है, तो ये बिल उस पर्टिकुलर बाउंड्रीज को फॉर्मलाइज कर देता है कि ठीक है, अगर आपको काम कराना है एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा पेमेंट करके कराओ। फिर साथ ही साथ जो ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड है उससे भी अलाइन करता है भारत को। यहाँ पर देश में जो मेंटल हेल्थ है वो एक प्रोडक्टिविटी का इशू बन सकता है, मतलब यहाँ पर भारत, इंडिया कैन बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल लेबर रिफॉर्म, और साथ ही साथ बर्नआउट और एट्रिशन इसको भी रिड्यूस करता है। देखो क्या है ना कि इससे कंपनी को भी फायदा होगा, अगर आपका बर्नआउट कम होगा इसकी वजह से लोग काम कम छोड़ेंगे। अक्सर लोग एम्प्लॉयज़ काम छोड़ते हैं ना इसी वजह से, अक्सर आपने देखा होगा आपके दोस्त यार कई बार ये बोलते हैं यार कंपनी बहुत परेशान कर रखी थी इसलिए इस कंपनी को छोड़ना ही है। तो यहाँ पर अगर कंपनी एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलेगी तो लोग कम कंपनी छोड़ेंगे, और इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ हेल्दी होंगे, प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी, और अल्टीमेटली इससे कंपनी को ही फायदा होगा। ये कंपनीज को समझने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इसमें चैलेंजेस भी हैं, बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा तो यही है कि ये बिल लाया तो गया लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल है, और इतिहास में आप देखोगे बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये बिल पास हुए हैं। मैं आपको बता दूं 1952 से लेकर आज़ादी के बाद से लेकर आप देखो अभी तक सिर्फ 14 बार ऐसा हुआ है, 14 बिल्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट मेंबर बिल पास हो पाए हैं। और लास्ट आपको पता है कब पास हुआ था? 1970 में। मतलब इतने दशकों में लगभग आप समझिए 30, 20, 50, 55 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो पाया है। एंड इसका कारण क्या है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है ना उसमें उसको डिस्कशन के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, स्पेशली फ्राइडे आफ्टरनून को थोड़ा बहुत टाइम एलोकेट कर दिया जाता है, और जो लेजिस्लेटिव प्रायोरिटी है वो भी गवर्नमेंट बिल्स के ऊपर ज़्यादा रहती है, तो प्राइवेट मेंबर बिल की कौन सुने। और अगर सरकार को कई बार लगता भी है कि हाँ ये बिल इंपॉर्टेंट है तो सरकार क्या करती है, अपना खुद का बिल ले आती है और फिर उसको पास कराती है, और इसीलिए प्राइवेट मेंबर बिल इतना जल्दी पास नहीं हो पाता है। फिर क्या है कि इंडस्ट्री भी रेसिस्ट करेगी। हमारे देश में जो कंपनीज हैं वो कहेंगी कि देखो ग्लोबल टाइम जोन ऑपरेशंस हम करते हैं, क्लाइंट के डेडलाइंस होते हैं, स्टार्टअप कल्चर अब हो गया, स्टार्टअप में कौन टाइम देखता है, वो तो आप लगे हुए हो सुबह से शाम तक, अगर कंपनी अच्छा कर गई, स्टार्टअप अच्छा कर गई तो आपको भी फायदा होगा, तो उसमें आप कैसे यहाँ पर टाइम बाउंड कर पाओगे चीज़ों को। फिर एनफोर्समेंट की भी प्रॉब्लम है, आप कम्युनिकेशन को कैसे ट्रैक करोगे, इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी में कैसे आप क्लासीफाई करोगे, छोटे कंपनीज को सरकार कैसे ट्रैक करेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ भाई कोई चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए, मान लो अगर बिल पास भी हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा, बॉस आपको कॉल नहीं कर सकता ऑफिस आवर्स के बाद, ईमेल्स परमिट जो है मतलब आप इग्नोर कर सकते हो, वीकेंड्स आपको सच में वीकेंड जैसा लगेगा, अभी तो क्या है पता ही नहीं चलता वीकेंड है कि क्या है, मतलब जो भी है मैं बता रहा हूँ कि लोग अक्सर जो कंप्लेन करते हैं उसके बारे में। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे समझ में आ गया होगा राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है क्या एग्जैक्टली। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा बिल ऐसा है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं तभी वो बिल इंट्रोड्यूस होता है। दाना इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 हो, 27, 28 कोई भी साल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हर एक बैच अवेलेबल है। स्पेशली 2027 वाला जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, और ये आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।